गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हेवनली बॉडी चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। इसमें हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में देख लिया था, एस्टेरॉयड देख लिया था, कॉमेट्स के बारे में भी पढ़ाई हो चुकी थी। आज देखते हैं मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो मेट्रॉइड्स के बारे में इससे पहले जो पुराने प्रीवियस लेक्चर दिए हैं उनको आप देख लें, और अगर किसी में कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछें, क्योंकि रिस्पॉन्स आपकी तरफ से अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आती है। तो वो तो रही पुरानी बात, पुराना पढ़ेंगे तभी नया समझ में आएगा। इसके अलावा आगे आज देखते हैं मेट्रॉइड्स की बात करें तो इसमें जो होते हैं दिया हुआ है पीस ऑफ मेटल और स्टोनी मैटर, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मेटल्स के या स्टोन्स के। ये अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। अब इसमें ये हैं क्या रियल में, इसके रिस्पेक्ट में दो थ्योरीज हैं। अब एक थ्योरी है कि ये जो होते हैं, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर द रिजल्ट ऑफ ब्रेकअप ऑफ कॉमेट, मतलब जो कॉमेट्स होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उससे मेट्रॉइड्स का निर्माण होता है। ये थी पहली थ्योरी। पहली थ्योरी जो है कि जब कॉमेट्स टूटते हैं तो उससे मेट्रॉइड जो होते हैं जनरेट होते हैं या ऑरिजिनेट होते हैं। और जो दूसरी थ्योरी है, अदर थिंग है, दे आर स्मॉल चंक्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, मतलब ये एस्टेरॉइड्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, दोनों लोगों का अपना अपना मानना है। व्हेन हम मेट्रॉइड enters Earth atmosphere, the object heat up from friction and start to glow। ये चीज़ पहले ही बता दिया था कि चाहे कोई एस्टेरॉयड हो, मेट्रॉइड हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, अगर वो स्पेस से हमारे अर्थ की ओर आती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो आएंगी बहुत वेरियस टाइप गैसेस आती हैं। और गैस में होता ये है कि वो हमें दिखती नहीं है, बट उसकी भी लेयर होती है। और जब वो इंटर करती है तो इंटर करने की वजह से होता ये है कि जो कॉमेट या एस्टेरॉयड, या जैसे मान लें यहाँ पे एक पीस है एस्टेरॉयड का है, ये आ रहा है, यहाँ पे कॉमेट की बात हो रही, कॉमेट का पीस है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ से यहाँ तक तो ये फ्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर मतलब वेरियस गैसेस की लेयर होंगी। अब ये लेयर से जो हमारा कॉमेट है, ये एस्टेरॉयड है, ये रगड़ खाता है। जैसे कि ये मेरा हाथ हुआ, ये ब्लैक बोर्ड हुआ, इसमें मैं रगड़ रहा हूँ, तो देखते हैं कि थोड़ी देर में हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एक तरह का फोर्स होता है, जो कि हम ये फोर्स लगा रहे हैं मूवमेंट में, इसका अपोज करता है। तो फ्रिक्शन की वजह से हमेशा ही हीट जनरेट होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो जो हम ये एनर्जी दे रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो हम ये रगड़ रहे हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से हीट में जनरेट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है और हाथ गर्म हो जाता है। वैसे ही मेट्रॉइड जो होता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो एयर लेयर में जो एयर की लेयर्स हैं, इनसे रगड़ खाता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से हीट होता है, और ये जो मेट्रॉइड होता है ये ग्लो करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत साल पहले जुरासिक टाइम जो था, जिस समय डायनासोर थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। एक घटना हुई थी जिसमें एस्टेरॉयड जो था वो अर्थ की तरफ आया और ड्यू टू फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, अर्थ पे गिरा, टेम्परेचर एकदम से बढ़ा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से डायनासोर से बेयर नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसके अडॉप्ट नहीं थे, उसके अनुकूल नहीं थे। तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई और वो एक्सपायर कर गए। तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनका मतलब अच्छे समझते रहिए, क्योंकि बुक की रीडिंग तो आप घर में भी मान लेंगे, बट छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनका मतलब यूज करिए कि ये बुक क्यों है। एज इट फॉल्स फर्दर इनटू डेंसर एटमॉस्फेयर, इट बिगिंस टू trail hot gases and burn intensely for a very short time। आगे वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये नीचे गिरता जाता है तो जो डेंसर होता चला है। डेंस क्या होता है? घना। घना मतलब होता है एक डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है
ये आप लोगों में अभी नहीं, आगे क्लासों में आएंगे नहीं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से 8th क्लास में आप लोग 9th 10th ये सब देखने को मिलेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। समझने के लिए देखते हैं। मास मतलब मान लीजिए कोई 2 किलो की चीज़ है, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ आयरन और दूसरा ले रहा हूँ वुड, लकड़ी। अब यहाँ लकड़ी का एक पीस ले लेता हूँ, आयरन का एक पीस ले लेता हूँ। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम मतलब वो जगह होती है जो कि कोई चीज़ को अगर हमें रखना है तो वो कितनी जगह लेगी, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप लोगों ने निकालना भी सीखा होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, जितने भी 3D फिगर्स होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं में वॉल्यूम होता है। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको मैथ में सिखाया जाएगा, वरना कभी टाइम होगा तो वो भी बताएंगे। तो आयरन हो गया, वुड हो गया। अब मान लेते हैं ये दोनों 2 kg के हैं, आयरन भी 2 kg का है और लकड़ी का टुकड़ा जो है वो भी 2 kg का है। अब बताइए अपने दिमाग से कि कौन सी चीज़ है जो कि ज़्यादा जगह घेरेगी और कौन कम? सीधी सी बात है, लोहे का टुकड़ा कम जगह लेगी, तो वॉल्यूम ये कम ले रहा है। तो कोई चीज़ डिनोमिनेटर अगर कम है और न्यूमरेटर तो दोनों के फिक्स हैं, मतलब मास दोनों के फिक्स हैं और वॉल्यूम ये कम ले रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी। डेंसिटी मतलब होता है घनापन, मतलब उसके जो एटम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कितने पास कितने करीब हैं एक दूसरे के, ये चीज़ होती है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे आता है मेटरॉइड, तो एटमॉस्फेयर हमारा डेंस होता चला जाता है, मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यार के, ये ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा डेंस चीज़ होगी उतनी ज़्यादा फ्रैक्शन हाई लगेगा। तो उतना ही ज़्यादा फ्रैक्शन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा और हीट बढ़ेगी और उसमें आग तक लग जाती है। अब आगे देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हीट्स अप, ये तो हो चुका। When it becomes visible from the Earth's surface, it appears as a streak of light and is now called meteor. तो जैसे जैसे मतलब जब ये अर्थ सरफेस में से दिखाई देने लगता है तो ये ऐसा दिखता है जैसे स्ट्रीक ऑफ लाइट हो, और इसको मेटेओर बोलते हैं। दी मेटेओर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार और फायरबॉल। मोस्ट मेटेओर्स ब्रेक अप एंड बर्न completely before reaching the ground. अब जो इनको देखो शूटिंग स्टार बोला गया है। शूटिंग स्टार किस लिए? क्योंकि स्टार की तरह ये चमकते हुए आते हैं और बहुत ही तेजी से गायब हो जाते हैं। जैसे शूटिंग की जाती, फायरिंग की जाती, चिंगारी उठती, वैसे ही दिखते हैं शाइन करके। अब बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में जब ये मेटेओराइड ज़मीन पे गिरते हैं आकर, तो मतलब ज़मीन में गिरने से पहले ये बर्न हो जाते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आग लग जाती है और वो बर्न हो जाते हैं। Those that crash into the earth as known as meteorites. अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, मेटेओर और मेटेओराइट्स में अंतर क्या होता है। जब ये ऊपर से आ रहे हैं तो ये मेटेओर बताए गए हैं, और जब ये अर्थ से टकराते हैं तब इन्हें मेटेओराइट बोलते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के पॉइंट्स पॉइंट आउट करने चाहिए कि मेटेओर और मेटेओराइट में डिफरेंस क्या है। देखने में लग रहा था कि दोनों सेम है, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं कि मेटेओराइट यहाँ आ रहा है, बट वो मेटेओराइट नहीं, मेटेओराइट होता है वो जब वो ऊपर से आता है, जब टकराने वाला होता है तब वो मेटेओराइट कहलाता है, जब वो टकरा जाता है ग्राउंड से। द लार्जेस्ट मेटेओराइट एवर फाउंड इन नामीबिया में सबसे बड़ा मेटेओराइट फाउंड किया गया था। इट वेट्स 60 मेट्रिक टन। इसका जो वेट था वो 60 मेट्रिक टन्स के इक्वल था। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मेटेओराइट seem to be in Atlantica, where thousands of them have been found. एंटार्क्टिका में सबसे ज़्यादा मेटेओराइट्स मिले हैं, थाउजेंड्स के नंबर में। तो ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मेटेओराइट जो हैं वो कहाँ पे हैं?
एंटार्स एरिया में। अब बात करेंगे सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स, मून, अच्छी चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिशन मंगल भी बन चुकी है, उसमें भी हम लोगों ने सैटेलाइट भेजी थी। सैटेलाइट होती क्या है? सैटेलाइट्स दो टाइप की होती है, पहले भी बता चुके हैं। सैटेलाइट दो टाइप की कैसे होंगी? एक होती है आर्टिफिशियल और दूसरी होती है नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट में वो सैटेलाइट्स आती हैं जिनको मैन मेड नहीं, जो कि मैन मेड नहीं होंगी। मैन मेड मतलब जैसे मून हो गया, अर्थ का एक सैटेलाइट है। बेसिकली सैटेलाइट होता क्या है, डिटेल में बात करें तो एक सीरियल्स चलते हैं। सबसे पहले आएगा सन। सन क्या है? स्टार। अगर सन के चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है तो उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। बड़ी हो और घूम रही हो, एक उसकी क्या बोलते हैं ऑर्बिट होगी या उसका पाथ होगा, फिक्स होगा, उसे हम प्लैनेट बोलते हैं। अब प्लैनेट्स के चारों तरफ अगर कोई चीज़ घूम रही है, उसका चक्कर लगा रही है, उसका राउंड मार रही है, तो उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। जैसे मून है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। अब चारों तरफ घूम रहा है मून, तो वो एक सैटेलाइट हुआ, लेकिन उसको इंसानों ने नहीं बनाया है, मैन मेड नहीं है, तो वो नेचुरल हो गया। लेकिन जैसे कि बहुत सारे हैं, चंद्रयान 2, ये क्या है, साइंटिस्ट, हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने बनाया है, तो ये चीज़ क्या हो गई? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है, कृत्रिम हिंदी बोलते हैं, मतलब कि मैन मेड, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। तो अलग अलग चीज़ों का इनका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल जैसे कि देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन, अभी एक नया प्रोजेक्ट सुनने को मिल रहा है, मे भी शायद पॉसिबल हो सके, इंटरनेट की फास्टेस्ट स्पीड मिलेगी और प्लस कोई भी नेटवर्क टावर नहीं होगा। कैसे? ये लोग सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे, अर्थ की अलग अलग पोजीशन में सैटेलाइट्स होंगी, और जो ये नेटवर्क आता है, जैसे कि टीवी चैनल चलते थे पहले के टाइम पे, कि यहाँ से उनका एक स्टेशन होता है, वहाँ से सिग्नल भेजा जाता है सैटेलाइट्स में, और सैटेलाइट्स के सीधा जो घरों में एंटीने लगे होते हैं वहाँ पे चला जाता है। अब इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो इंटरनेट है, इंटरनेट में यही किया जा रहा है कि इंटरनेट में डायरेक्ट जो सिग्नल होगा सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट जो घर के जो हम लोगों को एंटीने लगाएंगे उसी में आके कैच कर लेगा, तो जगह जगह टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी प्रोजेक्ट है, सोचा जा रहा, मे भी पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस में पढ़ेंगे आगे तो बहुत मज़ा आएगा। समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश ना कीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग टाइम पे मिलती रहेंगी, एक्सरसाइज बुक्स खरीद लीजिए। आगे इसके देख लेते हैं। तो ये सैटेलाइट की बात हुई अभी, इसके आगे अब मून की बात करते हैं। तो मून हम लोगों ने घर से देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चीज़ है, और मतलब हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे ब्राइट सन के बाद मून ही दिखता है। बट मून में अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। जब आप लोग 10th में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब समझ आएगा चीज़ें हमें दिखती कैसे हैं। उसका हल्का सा इंट्रो दे देते हैं कि जैसे कि कोई लाइट है, लाइट सोर्स है। जैसे एक चीज़ सोचो, रात में चीज़ें हमें दिखती क्यों नहीं है? मान लो अंधेरा है तो वहाँ पे हमें चीज़ नहीं दिखती है, बट अगर रोशनी आती है तब हमें चीज़ दिखती है। होता ये है जैसे कि यहाँ टॉर्च हो गई तो लाइट सोर्स जाती है और कोई चीज़ जो सामने है, मान लो ये दीवार है, यहाँ से टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ती है। जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, मतलब कि ये जो लाइट रेज हैं ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती हैं, तब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसका मतलब है लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। इसके अलावा लाइट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटर में पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट ये है देखने में। तो सेम कंडीशन मून के साथ भी है। मून में होता क्या है, यहाँ पे लाइट सोर्स सन होगा, सन की लाइट मून पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों में पड़ती है। जब तक
मून की लाइट मतलब मून में खुद की लाइट नहीं है, जब तक लाइट उसमें पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो ये सोचिएगा नहीं कभी कि मून में अपना खुद का लाइट होता है। इसीलिए मून जो होता है अपना शेप बदलता रहता है, फेजेस बोलते हैं इसे, कि अलग अलग फेज में मून निकलता रहता है। मेन चीज़ है जिस सन तो अपनी जगह स्टेबल है, मून घूमता है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो जिस पोजीशन पे सन की जितनी लाइट उस पर पड़ रही होगी उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ेगी और हमें मून का उतना ही पार्ट दिखाई देगा, बाकी का अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कि रात में कोई एक लेज़र लाइट लीजिए, लेज़र इसलिए बोले कि वो फैलती नहीं, स्टैटिक नहीं होता है, जिस टारगेट पे मारा जाता है वहीं पे जाके पड़ती है। तो वो जिस पॉइंट पे मारा जाएगा सिर्फ वो पॉइंट हमें दिखाई देगा, बाकी पूरा अंधेरा दिखेगा। इसका मतलब क्या वहाँ पे दीवार नहीं है? दीवार थी, बट अब्सेंस ऑफ लाइट या फिर लाइट की कमी की वजह से या लाइट की अनुपस्थिति की वजह से वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी, उतना पार्ट दीवार का। वही चीज़ जो होता है, सेम कंडीशन जो होता है वो मून के साथ होता है कि जितने पार्ट्स में लाइट रे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है उतना पोर्शन तो हमें दिखाई देता है, बट जो नहीं रिफ्लेक्ट होकर आ पा रहा पोर्शन उतना पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये ना सोचिएगा कि मून में रोशनी कम ज़्यादा हो जाती है कभी इसलिए वो दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये चीज़ हो गई मून के बारे में। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि अभी आगे हम देखते हैं। ये सब तो देख चुके हैं, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेशन टू द, ये तो सब हो चुका। द मून waxes and wanes as it moves around the earth. The waxing and waning of the moon is called phases of the moon. अब waxes और wanes क्या होता है? Let up portion increase size, मतलब जो चमकता हुआ हिस्सा है वो बढ़ रहा है साइज में, तो वैक्सेस होता है कंडीशन वो। और जब मून पूरा निकल आता है मतलब कि ग्लो हो जाता है पूरा, उसके बाद उसका फिर साइज घटता हुआ में दिखता है, मतलब जलता जो लाइट वाला पोर्शन होता है वो कम होता हुआ दिखता है, तो उसे वेन्स बोलते हैं। और इनको मिलाकर ही फेजेस ऑफ द मून कहलाता है। फेजेस ऑफ द मून मतलब अलग अलग फेज में मून हमें जो देखने को मिल रहा है। इन द न्यू फेज, यानी न्यू मून क्या होता है? द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द साइड फेसिंग द अर्थ बीइंग अनलिट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। मतलब न्यू मून वो होता है द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सूरज और चंद्रमा के बीच में होता है। तो जो जैसे कि ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया और ये छोटा सा मून आ गया। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो सरफेस है, इधर का जो सरफेस है, इधर कोई लाइट तो पड़ नहीं रही क्योंकि सन की पूरी लाइट इस पर पड़ रही है। तो जब जो फेस अर्थ की तरफ है उधर तो कोई लाइट जब पड़ ही नहीं रही है तो वो पार्ट दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब हमें मून उस समय दिखाई ही नहीं देता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, इसे न्यू मून बोलते हैं। A thin new moon descends along one edge as it travels in its orbit, gradually increasing until at the first quarter phase, half of the moon's phase can be seen. मतलब ये है कि जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे साइड से धीरे धीरे दिखना शुरू करता है, और जब ये इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है एंड फर्स्ट क्वार्टर फेज जब ये कंप्लीट करता है तो हाफ मून दिखने लगता है। एट फुल मून इट इज वन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड अपीयर एज अ कंप्लीट सर्कल। देयरआफ्टर इट वेन्स थ्रू द लास्ट क्वार्टर until only the whole crescent can be seen। मतलब कि जब मून पूरा दिख चुका है उसके बाद फिर से वही फेजेस चेंज होंगे तो अब वेन्स आते हैं। वेन्स आते हैं यानी इसका साइज जो होता है कम होता चला जाता है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ विच इटसेल्फ रिवॉल्विंग अराउंड द
सन। द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज एज शोन इन द पिक्चर। तो मतलब ये पिक्चर में दे रखा है, तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें ये हो गया। इसके अलावा मून के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, बस ये देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में कितना है। इसके अलावा जब अगर ग्रेविटी चेक पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ाया जाएगा कि मून का सरफेस कैसा होता है। मून का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के मुकाबले मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है ना के बराबर, और वहाँ की ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आदमी वहाँ पे जंप करता है बहुत ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि ग्रेविटी है जो हमें होल्ड करके रखती है अर्थ से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मून के बारे में है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइज ऑफ द मून। हम हमेशा सेम साइज ही मून का क्यों देखते हैं। अब देखते हैं कि मून जो होता है हमेशा एक ही फेस हम उसका क्यों देखते हैं, मतलब सेम फेस ही क्यों दिखाई देता है। वो करने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि ये रियल में ऐसा हो क्यों रहा है। थोड़ा सा कराने की कोशिश करूँगा इसको प्रैक्टिकली समझाने की, कि मान लीजिए कोई दो चीज़ें मिल जाएं, ये लॉक हो गया, ये जो ताला है इसको समझ लेते हैं मून है और इसको मान लेते हैं अर्थ है। तो मून क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। रोटेट करना और रिवॉल्व करना, इसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है वैसे बता चुका हूँ कई बार, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ये ग्राउंड है, ये मैथ में आपको बहुत काम आएगा और आगे साइंस में भी बहुत काम आएगा। मान लेते हैं ये जो सर्किल जो मैंने बनाया है ये एक ग्राउंड है और एक लड़का है यहाँ पे वो जगह से चक्कर लगाने में, तो ये दौड़ रहा है, इसको बोलते हैं राउंड मारना, वॉल या फिर चक्कर लगाना, कुछ भी, क्योंकि वो दौड़ रहा है। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और लास्ट में फिर वहीं पे आ गया। तो ये हो गया चक्कर लगाना। बट रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन में अच्छे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे घर का फैन होता क्या है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक सेंटर पार्ट होगा। सेंटर से मान लो ये है फैन, ये 2D फिगर है, 3D होता ज़्यादा समझ में आता है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। घर में कोई खराब फैन हो उसको उठाएं और चेक करें। साइंस पढ़ना थोड़ा तोड़ करनी पड़ेगी, वरना मज़ा नहीं आएगा। और जानबूझ के न तोड़ें और टूट जाए तो चुपचाप बंद करके उसे रखते हैं, पता ही ना जाए। तो ये इस तरह का फैन होता है। अब इसका का सेंटर पॉइंट एक ही होगा, यहाँ से मान लेते हैं एक एक्सेस निकल रही है। अब अगर घर के फैन देखोगे कि इस जगह जस्ट इसके पीछे एक रॉड निकली रहती है और वो दीवार से जॉइंट रहता है। अब ये फैन घूमता है, जब घूमता है तो देखते हैं कि फैन कहीं मतलब जैसे राउंड लगाना तो वो ऐसे से दौड़ रहा है, लेकिन इसमें कहीं दौड़ता नहीं, ये अपनी जगह पे ही घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है अपनी जगह पे। जो ये रॉड होता है इसको अगर इसकी एक्सेस मानते हैं, क्योंकि सेंटर में है तो वो एक्सेस से ही जा रहा है, तो अपने एक्सेस के चारों तरफ वो घूमता रहता है। अब इसको जो बोलते हैं, जो रॉड लगी इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं तो साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट होता है। अब साफ्ट में होता है क्या है, जैसे कि गाड़ी में क्या होता है, 4 पहिए होते हैं, उसमें 2 व्हील होते हैं, वो रोटेट करते हैं और एक डंडा जुड़ा होता है। साफ्ट जो होता है, जो डंडा ज्वाइंट होता है, उसे बोलते हैं। वो घूम भी सकता है और नहीं भी घूम सकते। जैसे फैन में नहीं घूमता है, गाड़ियों में घूमता है, तो घूमे ना घूमे दो ही नहीं है, बट साफ्ट के चारों तरफ ये घूमता रहता है, रोटेट करता है। तो इसे बोलते हैं रोटेशन। मतलब चीज़ जा कहीं नहीं रही है, बस अपने एक्सेस के ही चारों तरफ घूम रही है। तो मून में भी होता है, रोटेशन होता है, वो 1 महीने में कंप्लीट करता है और वो अर्थ का राउंड भी 1 महीने में कंप्लीट करता है। तो बार बार रोटेशन की वजह से जिस टाइम पीरियड में उसका फेस चेंज होता है, मतलब सरफेस चेंज होता है, तो राउंड लगाने की वजह से वो भी चेंज कर लेता है। तो हमेशा सेम फेज ही देखने को मिलता है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ चेंज हो जाती हैं।
तो ये चीज़ है ध्यान देने वाली। इसी वजह से मून का हमेशा हमें सेम फीस ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आज इतना हो गया, आगे मून का सरफेस इसमें भी दे रखा है आगे, उसको हम पढ़ेंगे बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना जितना बताया है, अगर समझ नहीं आ रहा कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, क्योंकि आराम से तो कई बार समझा चुके लाइको, लेकिन उन लोगों का रिस्पांस आ नहीं रहा है। समझ लेना जिस दिन स्कूल खुलेगा आयोडेक्स लेकर आना। धन्यवाद।